हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो पहले पार्ट में हमने बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और जनरल अकाउंट को स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े। ठीक है, तो उनमें से कुछ बेशुमार साइंटिस्टों के नाम में से एक में लुईस पास्चर का नाम लिया। उससे पहले हमने एंटन वेन लियोन हुक के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। दो साइंटिस्ट के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन अब हम रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी हमने बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होल्ड करे गए बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद बहुत सारी खोज वगैरह हुई। तो 1887 है ना, 1887 से 1910 तक बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करा। तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। तो रॉबर्ट कोच की बात कर रहे थे। तो रॉबर्ट कोच भी एक मशहूर, एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हुआ करते थे। कब? 16वीं शताब्दी में अर्ली 16th century इट वॉज थॉटफुल द सम टाइम दैट गॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज टू ए हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो ये ट्रांसमिशन जो हो रहा था, डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा था है, जो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो रहा था ट्रांसमिशन, तो कैसे हो रहा था वो मतलब एक डिबेट का विषय बन चुका था। तो समटाइम्स क्या है कि वो हेल्दी पर्सन को क्या कर देता, सिक कर देता था, बीमार कर देता। हम देखते हैं कि घर में भी एक बंदा को इन्फेक्ट होता है तो देन अगर वायरल फ्लू हो तो देन क्या होता है, वायरल हो या फिर बैक्टीरियल क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या काउज है जिससे कि अनहेल्दी पर्सन एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन और डिबेट स्टार्ट हो चुका था जब क्या नाम है इनका, रॉबर्ट कोच ने कुछ बातें बताई। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो वो तो इन्हें पता था कि भाई ये डिजीज जो हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हो रहा है, लेकिन एक कोई भी प्रूफ नहीं था हमारे पास। क्या था? कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं था। इससे पहले हमारे एंटन वैन लियोनहुक ने क्या कहते हैं आपका माइक्रोस्कोप्स की खोज कर ली थी उन्होंने। देन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि कोई व्यक्ति को कैसे कि ये डिजीज़ क्या इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो और इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमें मालूम नहीं था। द वर्क ऑफ रॉबर्ट कोच, अगर मैं रॉबर्ट कोच के वर्क की बात करूँ तो 1843 टू 1910, तो ये वाला जो एरा था ना, इनके इनके जन्म के बाद का जो एरा जो था, इनका जो पूरा वर्किंग पीरियड रहा, इनमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की। और उसमें से एक है हमारा जर्म थ्योरी। क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। अगर मैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की बात करूँ तो पहला फाउंडेशन स्टोन रॉबर्ट कोच द्वारा रखा गया। तो अच्छा, ये जर्म थ्योरी होती क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट कोच जो थे, कोच ने क्या करा, वर्क कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, वो एंथ्रेक्स डिजीज पे काम कर रहे थे, जो कि आपका बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस है ना। बैक्टीरियम है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं उसे। वो कैटल और ह्यूमन में काउज होने वाले डिजीज का एक वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर नहीं मतलब इन्फेक्शियस एजेंट कह सकते हैं, जिनके द्वारा ये बीमारियां फैल रही थी इस बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो उन्होंने देखा कि जो ये एनिमल है जो मर रहे थे एंथ्रेक्स बीमारी से, है ना, ही फाउंड दैट द ब्लड ऑफ एन एनिमल डाइंग। ठीक है, उसमें देखा कि वो बैक्टीरिया जो है उनके ब्लड में दिख रहा था। ठीक है, उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो वो बैक्टीरिया दिख रहा था। तो वो क्या देखा, फिर उन्होंने ब्लड फ्रॉम ए डिजीज माउस, उन्होंने क्या करा, वही ब्लड को क्या करा, उस डिजीज माउस में इंसेक्ट कर दिया। किस में? हेल्दी माउस में। डिजीज माउस के ब्लड को हेल्दी माउस में इंजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद वो भी एंथ्रेक्स से सफर्ड हो गया, है ना। हेल्दी माउस क्या हुआ, वो भी बीमार पड़ गया, वो भी सिक हो गया, किससे? एंथ्रेक्स से। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, फिर से उस सेकंड माउस के ब्लड को क्या करा, फिर से अनदर हेल्दी माउस में इंजेक्ट कर दिया। और इन्होंने इस प्रोसेस को रिपीट करा कितने बार? 20 बार रिपीट करा। 20 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट करा और सक्सेसफुल इन ट्रांसमिशन द डिजीज ऑलवेज डिटेक्टेड बैसिली इन द ब्लड ऑफ डाइंग एनिमल। ठीक है, वो जो डाइंग एनिमल था उनके ब्लड में ये हर बार देखने को मिला कि ये सक्सेसफुल क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। एक एनिमल से दूसरे एनिमल में सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि एनिमल के ब्लड को हम हेल्दी माउस में हम इंजेक्ट कर रहे थे, और ये हमने लगभग 20 टाइम हमने इस प्रोसेस को करा।
तो इसके बाद क्या हुआ, एक क्राइटेरिया बनाया उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया प्रूविंग करने के लिए, अपने प्रूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो वो काउजिटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज आर नोन एज कोज पोस्टुलेट। ये काउजिटिव एजेंट थे ना, पॉजिटिव एजेंट थे, वो क्या उन्होंने उसी से को अपने पोस्टुलेट्स को डिस्क्राइब करा, ठीक है, उसी को अपना बेस मानते हुए अपने पोस्टुलेट को डिस्क्राइब करा। तो देखिए क्या है पोस्टुलेट्स, कोच के पोस्टुलेट्स हैं कि पहला पोस्टुलेट कहता है कि ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन एवरी डिजीज एनिमल बट एब्सेंट इन अ हेल्दी एनिमल। ठीक है, अगर मैं एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो क्या होता है, वो हमेशा डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं हेल्दी पर्सन की बात करूं या हेल्दी एनिमल की बात करूं, उसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो पहला पोस्टुलेट में ये बताया गया। अगला था पोस्टुलेट, उन्होंने कहा कि द सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट एंड ग्रो इन अ प्योर कल्चर। मतलब कोई भी सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज्ड पर्सन या डिजीज्ड एनिमल से निकाल के आइसोलेट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, किसमें, प्योर कल्चर में। ठीक है, प्योर कल्चर यानी उसको एक सिंथेटिक मीडिया में कहूँ, सिंथेटिक मीडिया में ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो वही बताया उन्होंने पोस्टुलेट में। और दूसरी बात इसमें, इसी दूसरे पोस्टुलेट में क्या कही कि द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनॉक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी बट ससेप्टेबल होस्ट, है ना। ये जो सेम डिजीज जो है मस्ट, ये क्या है, रिजल्ट दे सकता है क्या चीज़ का, जो आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा और हमने उसे इनॉक्यूलेट करा किसमें, हेल्दी पर्सन में, है ना, हेल्दी या ससेप्टेबल होस्ट में हमने इंजेक्ट करा, तो वही हमें डिजीज देखने को मिला। कौन सा, जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की बात कहूँ तो जो हमने कल्टीवेटेड बैक्टीरिया वो उसमें देखने को मिला। तीसरा पोस्टुलेट कहता है उनका कि सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट, है ना। वो जो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, किसी भी अगर डिजीज्ड होस्ट है, किसी में डिजीज हो रखा है किसी होस्ट में, तो वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, हम आइसोलेट करते हैं एंड कल्चर्ड अगेन अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। और क्या करते हैं, उसको लेबोरेटरी कल्चर में या सॉरी लेबोरेटरी कंडीशंस में हम उसे क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं एज ए पेट्री डिश में। अब उसके बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से पेट्री डिश में हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया का। तो इट शुड बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो क्या होगा, बिल्कुल ही जो हमने डिजीज पर्सन में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा और जो मैंने कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा, वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इनका ये कहना था कि इनका कोच ने अपने पोस्टुलेट में बताया ये सारी बातें कोच ने पोस्टुलेट में अपनी बातें बताई हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोच जो है फर्दर कल्टीवेट बैक्टीरिया आउटसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कोच ने क्या करा कि फर्दर उस बैक्टीरिया को क्या करा, ह्यूमन बॉडी या फिर मैं बोलूँ एनिमल से, एनिमल बॉडी से अलग उन्हें कल्टीवेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो उनमें से कुछ मीडिया था इसमें बीफ सीरम जानते हैं आप, बीफ का सीरम निकाल के, ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशियस मीडियम होता है ना, मीडियम में कुछ न्यूट्रिशियस होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा कुछ ना बैक्टीरिया या कोई सेल कल्टीवेट कर पाएगा, है ना। तो वही बात है। तो फाउंड दैट कल्चर बैक्टीरिया आर इफेक्टिव इन काउजिंग द डिजीज फ्रॉम डिजीज एनिमल। तो उन्होंने देखा क्या कि जो बैक्टीरिया जो है, जो हमने कल्चर्ड बैक्टीरिया करा, कल्चर करा, तो वो क्या है, वो भी इफेक्टिव है किसमें, किसी भी डिजीज के डिजीज होने में इफेक्टिव है ना। कोई पर्सन चाहे तो ये कल्चर्ड बैक्टीरिया से भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये बातें उन्होंने बताई। और उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर कल्चर एंड डिविज्ड सेवरल वेज ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए प्योर कल्चर को किस तरीके से हम एम्पेसिस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी उन्होंने बताई, तरीके बताए। जैसे और इसमें लिखा है वन वेल नोन एज आइसोलेशन ऑफ सिंगल कॉलोनीज ऑन सॉलिड मीडिया। ठीक है, और एक वेल नोन आइसोलेशन उन्होंने बताया कि सिंगल कॉलोनी को किस तरीके से सॉलिड मीडिया में अलग कर सकते हैं। तो उन्होंने देखिए क्या बताया उन्होंने, वेयर कॉलोनीज कैन ग्रोन अप फ्रॉम ए सिंगल माइक्रोबियल सेल और ए स्पोर, है ना, कि कॉलोनी जो है आपकी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, वो मात्र एक सिंगल माइक्रोबियल सेल से भी ग्रो कर सकती है। या मैं स्पोर की बात कर लूँ, है ना, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है आपका बैक्टीरियल सेल में, आपका स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट मैं एक बात बता रहा था कि आपको एक सिंगुलर सेल से या फिर स्पोर से बहुत सारा एक कॉलोनी बैक्टीरिया बना लेती है। तो उन्होंने क्या करा, इनिशियली यूज़ करा क्या, स्टेराइल सरफेस का यूज़ करा ऑफ कट एंड बॉइल्ड पोटैटोज। ठीक है, उन्होंने एक
आलू काटा और उसको बॉईल कर दिया, वो स्टेराइल सरफेस हो गया, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते, है ना। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, है ना। एज ए हिंदी में कहूँ बांझ, तो कहने का मतलब है वैसा सरफेस जिसपे हम क्या कर सके, फर्दर हम किसी चीज़ को कल्टिवेट ना कर सके, तो वही वाली बात थी यहाँ पे। तो फिर उन्होंने देखा कि बट एज ऑल बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो वेल ऑन पटैटो, तो उन्होंने ये देखा कि सारे बैक्टीरिया जो थे वो पटैटो के सरफेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ही लुक्ड फॉर अदर अल्टरनेटिव्स, तो उन्होंने और भी अल्टरनेटिव्स ढूंढे कि भाई और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस पर थोड़ा सा जेलेटिन ऐड कर दिया। क्या कर दिया? जेलेटिन। जेलेटिन क्या है? एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड टू सॉलिडिफाई द रियलाइज्ड डेट मैनी बैक्टीरिया डाइजेस्टेड द जेलेटिन। तो उन्होंने क्या देखा कि न्यूट्रिएंट फ्लूइड में उन्होंने जेलेटिन जो ऐड करा था, तो वो क्या करा, सॉलिडिफाई तो कर दिया, पर क्या करा, उन्होंने रियलाइज हुआ कि बैक्टीरिया जो है ना उस जेलेटिन को क्या कर जा रहे थे, डाइजेस्ट कर जा रहे थे, है ना। डाइजेस्ट यानी उसको खा जा रहे थे। न्यूट्रिशन अपनी न्यूट्रिशन जो क्या कहते हैं, जो उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो जेलेटिन के माध्यम से पूरा कर रहे थे। तो इट इज़ ऑल्सो मेल्टेड एट टेम्परेचर अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस, और देखा क्या कि ये 28 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो इनमें से एक फैनी ऐसा है, तो उस समय देखिए पेट्री डिश और वो कल्चर्ड वाला जो सिस्टम है उस चीज़ की खोज नहीं हुई थी, तब की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फैनी हैस जो थे, जो कि किसके थे, द वाइफ ऑफ हिज असिस्टेंट वेल्थर हैस, ठीक है। ये वेल्थर हैस के की पत्नी थी, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट करा कि हम क्यों ना इसे अगर सॉल्यूशन होता है एज ए सॉलिडिफाइंग द एजेंट इन द मीडियम, हम क्यों ना अगर सॉल्यूशन का यूज़ करके एजेंट को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, करें, है ना। तो अगर ने क्या करा, अगर मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सॉलिडिफाई एट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर जो मीडियम होता है आपका, मेल्ट कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सोचिए कितना कूल टाइप का आपका होता होगा सॉल्यूशन अगर मीडियम आपका। तो अगर मीडियम क्या करता है, वेयर इज द अगर मीडियम, हाँ, तो ये अगर मीडियम आपका करता है सॉलिडिफाई, एजेंट को सॉलिडिफाई रखने में मदद करता है। देन वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है और सॉलिडिफाई आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अनदर असिस्टेंट, एक और असिस्टेंट थी जिनका नाम था रिचर्ड पैट्री नाम था। उन्होंने क्या करा, डेवलप करा पैट्री डिश को, ठीक है, होल्डिंग सॉलिड कल्चर मीडिया अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है। उसको असेप्टिक कंडीशन में उसको पैट्री डिश को किस तरीके से करा जा सकता है। तो देन देखिए क्या है, 1882 की बात करें तो कोच ने आइसोलेट करा किसे, बैसिलस को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेटिव एजेंट है, डेट काउज ट्यूबरक्लोसिस। इन दोज ट्यूबरक्लोसिस वाज वन द वंस लार्जेस्ट किलर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है, मानव जाति में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले ये बैक्टीरिया हैं। The etiology of tuberculosis was known and Koch aims was to point out the microbe responsible for the disease. उनकी एटियोलॉजी, जो एटियोलॉजी होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस की, उससे वो बताना चाह रहे थे कि अननोन, जो कि अननोन थी, एक तरीके से मैं कहूँ अननोन थी, है ना। तो कोच ने एक एम रखा पॉइंट आउट करने के लिए कि माइक्रोब जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डिजीज़ के लिए, है ना। तो इसी ऑर्डर में क्या हुआ, यानी इसी ऑर्डर में उन्होंने बहुत अचीवमेंट आई एक, कि उन्होंने यूज़ करा एक टेक्निक का डिवाइस्ड बाय द एसोसिएशन सच एस माइक्रोस्कोपी, ठीक है। उन्होंने एक टेक्निक से, माइक्रोस्कोपी जो एक टेक्निक है, उन्होंने क्या करा, स्टेनिंग ऑफ टिश्यू, उन्होंने क्या करा, टिश्यू को क्या करा, स्टेन करा, फिर उसके बाद उसको प्योर कल्चर आइसोलेशन में रखा, आइसोलेशन एंड एनिमल इनॉक्यूलेटेड, प्योर कल्चर में आइसोलेट करा, देन उसके बाद उसको एनिमल में इनॉक्यूलेशन कर दिया, यानी उसको अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया को। तो ही स्टेन्ड द टिश्यू सैंपल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उन्होंने क्या करा, फिर से उस इन्फेक्टेड पर्सन, जिस मतलब जो वो अपने, मैं बैक्टीरिया की बात करूँ जो एनिमल में डाला गया, इनॉक्यूलेट किया गया, तो उसी के टिश्यू को, उसी इन्फेक्टेड पर्सन के टिश्यू को निकाल के उसको स्टेन करा गया विद एल्कलाइन मिथिलिन ब्लू एंड या फिर बिस्मार्क ब्राउन, ठीक है। ये दो प्रकार के स्टेनिंग एलिमेंट है स्टेन करने के लिए, है ना। कहते हैं दाग देने के लिए, दाग, स्टेन का मतलब होता है आपका दाग होता है, रियलिटी। तो हम क्या करते हैं, जब माइक्रोस्कोप में किसी सेल को हम व्यू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिश्यू लेते हैं या फिर सेल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टेन करते हैं, देन उसको ग्लास पे माउंट करते हैं, स्लाइड पे माउंट करते हैं, देन फिर उसके बाद हम उसको लेंस के हेल्प से हम उस चीज़ को देखते हैं,
तो वही ऐसा उन्होंने काम करा। तो ये मेथिलाइन ब्लू और बिस्मार्क ब्राउन एक प्रकार के एजेंट है, ठीक है, स्टेनिंग एजेंट है। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो ब्राइट ब्लू और रॉड शेप्ड सेल जो है वो एम ट्यूबरक्लोसिस है, जो किसमें, इन्फेक्टेड टिश्यू में। और उन्होंने सक्सीड करा, क्या सक्सीड करा, ग्रोइंग द प्योर कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्म ट्यूबरक्लोसिस एंड क्लियरली एस्टेब्लिश द कॉज ऑफ द बेसिली एंड डिजीज एनिमल्स, ठीक है। उन्होंने माइकोप्लाज्म को क्या करा, कॉजेटिव एजेंट को क्या कहते हैं, कल्चर करा प्योर कल्चर में, फिर बाय इन्फेक्टिंग गुइनिया पिग्स क्लियरली स्टैब्लिश द काउज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से काउज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ढूंढ लिया बाय इन्फेक्टिंग गुइनिया पिग्स, ठीक है, गुइनिया पिग्स में ये शायद इंजेक्ट करा गया होगा एम ट्यूबरक्लोसिस एंड अगेन आइसोलेटिंग द सब्सटेंस एंड अगेंस्ट आइसोलेटिंग द बेसिली फ्रॉम द डिजीज एनिमल। और फिर क्या करा गया, अगेन दोबारा से उसमें से क्या करा, आइसोलेट करा गया उस बैक्टीरिया को। कोच ने प्रिपेयर करा क्या, ट्यूबरक्लिन। ये ट्यूबरक्लिन क्या है, तो ए सब्सटेंस डेट इज बीइंग यूजफुल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस में यूजफुल होता है। तो इसी चीज़ के लिए रॉबर्ट कोच को अवार्ड दिया जाता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है 1905 में, 1905 में, 1905 में, 1905 या 1905 में। तो अपने उसके काम के लिए, हाँ, ही ऑल्सो विजिटेड द वेटनरी रिसर्च स्टेशन, और उन्होंने विजिट करा वेटनरी रिसर्च स्टेशन में। तो आपको ये जान के बड़ी अजीब सी लगेगी बात कि वो कहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो ये मुक्तेश्वर, ठीक है, मुक्तेश्वर उत्तरांचल का एक पार्ट है, जब उस समय ब्रिटिश रूल में इंडिया हुआ करता था, ठीक है, वेयर ब्रिटिश यूज टू ब्रीड हॉर्स, ठीक है, वहाँ पे हॉर्स की ब्रीडिंग के लिए ब्रिटिशर्स उस पर वहाँ पे वर्क वगैरह होता था। तो वहाँ पे उनको फिर बाद में भेज दिया गया, उनको जब अवार्ड नोबेल प्राइज से सम्मानित करने के बाद। उसके बाद आता है मार्सिनियस बेंजानिक की बात आती है। तो वो एक अर्लीस्ट डेवलपमेंट कहेंगे कि फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने डेट गेन्ड द वर्ल्ड वाइड अटेंशन वेयर द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में की बात करूं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक गेन हासिल कर लिया माइक्रोबायोलॉजी में वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, ठीक है। इससे पहले हमने लुइस पास्चर के वर्क के बारे में पढ़ लिया है ना, और रोबोट कोच के बारे में पढ़ लिया है। तो हाउएवर द साइंटिस्ट क्विक टैप द पोटेंशियल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। तो साइंटिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, माइक्रोब्स जो है उनके पोटेंशियल का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर करने की कोशिश की। जैसे कि मैं बोलूँ, वन सच एरिया वाज इकोलॉजी। इकोलॉजी की बात करो तो डेट एग्जामिन द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंडिंग, ठीक है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोटिक और अबायोटिक सराउंडिंग में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो मार्सियस बेंजानी की बात बताऊं तो 1851 टू 1931 तक स्टडीड कर रहे थे वो सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। ये नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक क्या है, तो ये या फिर एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करो तो ये कैरेट जो बैक्टीरिया कैरी करते हैं, तो उसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने आइसोलेट करा किसे, नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियम की, जो कि एजिटोबैक्टर था, ठीक है। ये देखिए क्या है, आपका है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग, है ना, किसी भी मतलब डिपेंडेंट नहीं थे, तो ये नॉन सिम्बायोटिक हो गया ना। तो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियम की बात करो, एजिटोबैक्टर एंड ऑल्सो द बैक्टीरियम राइजोबियम, ठीक है, या फिर राइजोबियम की बात करो, डेट फ्रॉम द नोड्यूल्स ऑफ ऑन द रूट्स ऑफ द लिगमिनियस सॉरी लिगमिनोस प्लांट में, जो कि लिगमिनोस प्लांट जो होते हैं ना आपके, जैसे कि पल्सेस हो गए, है ना, जिसमें प्रोटीन वगैरह के लिए उन्हें क्या होता है, फिक्स्ड नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन को आपके एटमॉस्फेयर से फिक्स्ड करने का काम करते हैं ये एजिटोबैक्टर और आपके राइजोबियम जो है, तो जो कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, सिम्बायोटिकली फिक्स्ड करते हैं। तो देखिए क्या है, ही शोड हाउ दीज बैक्टीरिया कुड बी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं किस तरीके से नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करते हैं देयर सेल कंस्टिट्यूएंट, सेल के अपने पार्ट से कहूँ या फिर कंस्टिट्यूएंट से, अपने सेल के कंस्टिट्यूएंट से किस तरीके से करते हैं। ये माइक्रोब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेन करने में सप्लाई ऑफ केमिकली कंबाइंड नाइट्रोजन, ठीक है, केमिकली कंबाइंड नाइट्रोजन। देखिए इसमें लिखा हुआ है NO2 हो गया, N2 हो गया, या NO3 हो गया, या NH3 हो गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो विच ऑफ द लाइफ फॉर्म्स है और डिपेंडेंट, और ये पूरी की पूरी ज़िंदगी क्या है, इनका जो है डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, नाइट्रोजन पे डिपेंडेंट, तभी ये सर्वाइव कर पाते हैं।
तो ये सिम्बायोटिक किस तरीके से, अब देखिए बेंजरनिक जो थे ऑल्सो वर्क कर रहे थे विद सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फेट रिड्यूसिंग, जो सल्फेट रिड्यूस करता है बैक्टीरिया, उसके बारे में भी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ही फाउंड दैट ऑर्डर, जो ये एक ऑर्डर था एक तरीके का, वो जो पास के जब कैनाल से जब वो गुजरते थे ना समर के समय में, है ना, समर टाइम में जब वो गुजरते थे उस जगह से, तो उन्हें एक महक सी आती थी, बहुत बहुत गंदी सी बदबू आती थी। और वो किसके वजह से हो रहा था, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वो चेंज कर रहे थे सल्फेट्स को, क्या कर रहे थे, विच स्मेल लाइक अ रोटन एग्स, है ना, वो है ना सल्फेट में चेंज कर रहे थे, कुड चेंज सल्फेट्स, है ना, सल्फेट को चेंज करने का काम कर रहे थे, जो कि एक सड़े हुए अंडे जैसा महकता था। तो उन्होंने क्या करा, अलोंग विद रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात करूँ या सर्जाई विनोग्रेडस्की की बात करूँ, 1856 टू 1953 की बात करूँ, तो बेंजरनिक जो थे, बेंजरनिक ने डेवलप करा इनरिच कल्चर टेक्निक, ठीक है, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक डेवलप करा, जिसमें क्या होता था, विच वाज द स्टेप टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, ठीक है। उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़े और उन्होंने क्या करा, डेवलपमेंट करा किसका, सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, ठीक है। किस तरीके से सेलेक्टिव कल्चर मीडिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इस टेक्निक में, इस टेक्निक के हेल्प से क्या हुआ, वे जो थे हम क्या करने लगे, आइसोलेट करने लगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विद डिजायरेबल क्वालिटीज फ्रॉम ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है। क्योंकि भाई बैक्टीरिया तो ऐसे हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत तरह के बैक्टीरिया मिल जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में, है ना। तो उसमें से कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया या स्पेसिफिक बैक्टीरिया को अलग करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो कल्चर, ये जो तरीका था वो इन्होंने ढूंढा है। तो देखिए क्या है, फॉर इंस्टांसेस इफ़ वी नीड टू आइसोलेट बैक्टीरिया फ्रॉम द सॉइल, अगर हमें सॉइल से अलग करना है, किसी बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, तो डेट प्रोड्यूस एंजाइम, जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो विच आर स्टेबल एट एल्कलाइन पीएच एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एल्कलाइन पीएच में, है ना, और हाई टेम्परेचर में, ठीक है। ये चीज़ अगर उसे मीडियम मिले तो वो स्टेबल रहते हैं। अगर मैं बात करूँ, द मीडियम एंजाइम पीएच ऑफ एल्कलाइन रेंज इज इनोक्यूलेटेड विद द soil sample and incubated at high temperature, by doing so repeatedly, alcophilic and thermophilic bacteria from soil sample will grow selectively, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो थे, जो एल्कलाइन मीडियम में उनका जो भी रेंज रहता होगा, उनको इनोक्यूलेट करा सॉइल में, और उसके सैंपल को क्या करा, इंक्यूबेट करा एट हाई टेम्परेचर में, इंक्यूबेट करा। फिर उसके बाद क्या है, और इसी प्रोसेस को वो रिपीटेडली करते गए। तो एल्कोफिलिक एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो थे, एल्कोफिलिक और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो थे, एल्कोफिलिक यानी एल्कलाइन मीडियम में रहने वाले बैक्टीरिया, और थर्मोफिलिक यानी मतलब कहेंगे ना हॉट स्प्रिंग्स में भी कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, हीट से वो रेजिस्टिविटी पैदा कर लेते हैं। वो हीट से मतलब उनको क्या कहेंगे, हीट से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो ये होता है थर्मोफिलिक, है ना, सर्वाइव कर लेते हीट में भी, ज़्यादा हीट में भी सर्वाइव कर लेते, वैसे बैक्टीरिया को हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो उन्होंने सॉइल सैंपल को क्या करा, विल ग्रो सेलेक्टिवली, उन्होंने अलग अलग तरीके से उन सॉइल सैंपल को ग्रो करा। देन उसके बाद क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोड्यूस थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि काम आता है, विच वर्क ऑप्टिमली एट एल्कलाइन पीएच एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो कि एल्कलाइन पीएच और हाई टेम्परेचर में उनके वर्क में काम आता है। देखिए क्या है, द वर्क ऑफ विनोग्रेडस्की की बात कर रही हूँ और बेंजरनिक की बात करो, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग द बायोजियो केमिकल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायोजियो केमिकल ऑफ रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन साइकिल ऑफ मैटर सच डेट एज कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन या सल्फर साइकिल होता है, तो इसमें जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इन माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था बायो जियो केमिकल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, किस तरीके से साइकिल होता है इन सारे एलिमेंट्स का। उसके बाद है क्या है, माइक्रोब्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टर्न ओवर ऑफ मैटर ऑन अर्थ, as many species of microorganisms can carry the chemical transformation which plants and animals are not able to perform। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मैटर के टर्नओवर में, है ना। हमारे अर्थ पे कोई मैटर है, उसको टर्नओवर में किस तरीके से मदद करते हैं, आपको पता है, डिकम्पोज वगैरह जिस तरीके से करते हैं, तो उसी की बात बताई जा रही है। मैनी स्पीसीज ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, कैरी करते हैं क्या, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और विच प्लांट एंड एनिमल आर नॉट एबल टू परफॉर्म, जो कि प्लांट और एनिमल हमारे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो देखिए क्या क्या है, मतलब कुछ तो स्पेसिफिक क्वालिटी होगी जिससे ये किंगडम अलग होता है इन सभी किंगडमों से, तो वही स्पेसिफिक
आपके ये क्वालिटीज़ हैं इसके, तो ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कंडक्ट करती है अपने अंदर। हाँ, तो फिर इसके बाद आया बेंजरनिक वॉज द फर्स्ट कैरेक्टराइज द वायरस। ठीक है, उन्होंने पहली बार वायरस को कैरेक्टराइज करा। प्रेयर दिस द वायरस वॉज द जनरल टर्म यूज द पॉइजनस एंड इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, पहले हम उसे बस एक जनरल टर्म में क्या मानते थे कि या तो ये पॉइजन है यानी जहर है, या फिर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। अभी तक वायरस को सही से आइडेंटिफाई और या कैरेक्टराइज नहीं करा गया था। तो बेंजरनिक जो यूज करा इन्होंने टर्म वायरस, जो स्पेसिफिक डिजीज काउजिंग के लिए जो मॉलिक्यूल डेट get incorporated and cells and borrow the metabolism and replicative machinery for their use from their infected cell। वो क्या करते हैं, वायरस जो है ये टर्म यूज़ करा गया ना ये इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, तो वो क्यों करा गया, तो इनके जो तरीके जो थे, जो डिजीज़ काउजिंग मॉलिक्यूल जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो सेल के साथ इनकॉर्पोरेट करते थे। देन वो क्या करते थे, सेल के जो मेटाबॉलिज्म को बोरो करते थे ना, उधार लेते थे, और क्या करते थे, रेप्लिकेटिव मशीनरी को उसमें वहाँ पे जाके स्थापित करते थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इन सेल को क्या करते थे, देन इन्फेक्ट कर देते थे होस्ट सेल में। तो सब्सिक्वेंट फाइंडिंग इन द एरिया ऑफ स्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, तो यही कुछ कैरेक्टराइजेशन जो था जो हमारे बेंजरनिक द्वारा किया गया, तो यही एक बड़ा ही वायरोलॉजी एक ब्रांच जो है बायोलॉजी में, तो वायरोलॉजी में का स्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर आते हैं एली मेजनिकोव की बारी आती है। एली मेजनिकोव की बारी आती है। तो एली मेजनिकोव कौन थे, तो एक ये रशियन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनका एरा रहा है 1845 टू 1916 तक। तो इन्होंने कंट्रीब्यूट करा किसमें, सिग्निफिकेंटली द रोल ऑफ फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल वो बताया इम्यूनोलॉजी में। तो देखिए क्या है, it was believed that a non-cellular molecule in the blood were responsible for the immunity against the disease। ठीक है, ये जो नॉन सेलुलर आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल्स यानी वायरस की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होते हैं, ब्लड में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी, हाँ, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना इम्यूनिटी लाने के लिए अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, डिजीज के लिए अगेंस्ट इम्यूनिटी लाने के लिए होते हैं ये। आगे लिखा है मेजनिकोव इन 1880s proved that there was a certain cell in the body that are able to ingest the microbes। ठीक है, उन्होंने 1880s में बताया कि प्रूव करके बताया कि कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं किसमें, बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, इंजेस्ट करने का काम करते हैं। और क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं, ही कॉल्ड सच सेल एज फैगोसाइट्स कहलाते हैं। क्या उन्होंने इस सेल को क्या कहा, फैगोसाइट्स कहा, विच मीन्स दैट सेल ईटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि सेल ईटिंग, फैगोसाइट्स का मतलब होता है सेल ईटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ सेलुलर फैगोसाइट्स इन डिफेंसिंग द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्यूनिटी। ठीक है, अगर मैं बताऊं किसी पर्सन में अगर उसके किसी बीमारी के प्रति इम्यूनिटी आती है, तो देन क्या होता है, उसके जो फैगोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को रोकने का काम करते हैं, है ना, वर्क करने लगते हैं। तो 1908 में मैचनिकोव वाज अवॉर्डेड। मैचनिकोव को क्या मिलता है, अवार्ड होते हैं, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है उसके काम के लिए फैगोसाइट्स और इम्यूनोलॉजी के वर्क में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये एंटन वेन लियोनहुक की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि कोल्ड एंटन वेन लियोनहुक कॉल्ड द मोटाइल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स डेट ही ऑब्जर्व्ड एंड एनिमकुलस। तो ये बात बिल्कुल ही सही है ना। एंटन वेन लियोनहुक ने जब माइक्रोस्कोप की खोज की थी, तो उन्होंने एक स्मॉल एनिमकुलस को ढूंढा था, है ना, तो उन्हें एनिमलकुलस कहा था, जो कि मोटाइल थे ना, आपके मोटाइल थे। तो ये वाला आपका ट्रू फॉल्स ट्रू होता है। लुइस पास्चर ऑब्जर्व ईस्ट सेल इन गुड वाइन, तो ये भी बिल्कुल सही है। ईस्ट आपका क्या होता है, फंगस होता है। देन वो क्या है, उन्होंने गुड वाइन में ईस्ट को ऑब्जर्व करा था, है ना। और मेरे को आप ये बताइए कि सोर वाइन में उन्होंने किस चीज़ को ऑब्जर्व करा था, ये कमेंट में करके बताइएगा आप। ठीक है, पास्चर डेवलप्ड ए वैक्सीन फॉर फिनोमिना। पास्चर ने जो डेवलपमेंट करा वैक्सीन फिनोमिना का, तो ये बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है आपका। फिर आता है विनोग्रेडस्की वर्कड ऑन द बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस टू स्टडी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका बेंजरनिक ने करा था। ठीक है, विनोग्रेडस्की ने बैक्टीरियम बैसिलस जो एंथ्रेसिस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नहीं करा, तो ये फॉल्स है। फिर उसके बाद है व्हाट इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है, तो पैस्चराइजेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हीट ऑफ वाइन, है ना। अगर हम किसी वाइन को हीट करते हैं या बियर को हीट करते हैं या मिल्क को हीट करते हैं,
तो वो क्या होता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर में हम हीट करते हैं ना, टू कंट्रोल माइक्रोबियल कंटामिनेशन। उसके अंदर जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है वो क्या होता है, डेड हो जाता है, किल हो जाते हैं। देन यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, पैस्चराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से आप डिफाइन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड जोसेफ मेस्टर सर्वाइव आफ्टर बीइंग बिटेन बाय ए रैबिट डॉग। ठीक है, जब ये जोसेफ मेस्टर जो एक लड़का था, 9 साल का लड़का था, याद आ रहा है आपको, है ना, तो उसे क्या हो गया, रेबिस से बचने, रेबिट डॉग ने उसे काट लिया था। तो उसके बाद वो किस तरीके से सरवाइव कर पाया, तो इसका मतलब किस तरीके से सरवाइव करा था, तो उसे क्या किया गया, पास्चर जो थे उन्होंने क्या करा था, याद करिए कि एक रैबिट लिया था, रैबिट को उस रैबिट आपका होमोलोगस नहीं सॉरी होम्योलोगस है ना, होम्योलोगस आपका होस्ट था, जिसमें क्या कहते हैं, रेबिड वायरस को या में रेबीज वायरस को इंजेक्ट करा गया। उसके बाद जब आपका रेबिड जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके बाद वो मर जाता है इन्फेक्शन से रेबिड, तो उसके स्पाइनल कोड को और ब्लड को ड्राई करके देन उसको उसके वायरलेंट को क्या करके एटेनुएटेड करके देन उसको क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है उस पर्सन में। ठीक है, किस पर्सन में, इनका नाम है मेस्टर, जोसेफ मेस्टर में कर देता है। देन उसके बाद उसको देखा जाता है कि कुछ दिन बाद वो 9 साल का बच्चा वो सही हो जाता है, डॉग के काटने से वो बच्चा सरवाइव कर जाता है। तो यही एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन गॉट अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड। तो यहीं से आपका क्या हो जाता है कि वैक्सीनेशन को एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड मिल जाता है। तो ये किन्होंने करा था, किन्ने करा था, तो पास्चर ने करा था। ठीक है, तो पास्चर का बहुत बड़े बड़े वर्क हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन इनटू 20th सेंचुरी, तो ट्रांसिशन इनटू 20th सेंचुरी की बात हो रही है। तो क्या ट्रांसिशन हुए, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम वर्क की बात करते हैं ऑफ पास्चर एंड कोच स्प्रे हेडेड मैनी इन्फेक्शियस advances in the field of microbiology eventually establishment it is a subject of science। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्पेयरहेड कर रहे थे, मैनी एडवांसेस फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इवेंचुअली एस्टेब्लिश। धीरे धीरे क्या हो रहा था, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए हमारे, ब्रांच हो गए जिनका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, जिनका पहले कोई भी आपका क्या कहेंगे एग्जिस्टेंस नहीं था। तो धीरे धीरे ये माइक्रोबायोलॉजी बढ़ता जा रहा था। देर वॉज अ शिफ्ट टुवर्ड्स 2 सेपरेट डायरेक्शन। तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो है आपके 2 डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो पहला आपका बेसिक हो गया, दूसरा आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो on the applied side the focus towards the discovery of compound that could fight pathogens and help of controlling infections। तो पहला जो साइड था हमारा, जो कि पूरी तरीके से फोकस किस पे हो गया है, डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड, वैसे कंपाउंड ढूंढने पे फोकस हो गया जो कि क्या कर सके, फाइट पैथोजेनिस से फाइट कर सके, तो कंट्रोलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट को, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट को रोकने का काम कर सके। ठीक है, अगला है अचीवमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीब्यूटर्स हेल्प्ड towards the establishment of different fields in microbiology such as chemotherapy, virology, immunology and microbiology, genetics that are prolific रिसर्च एरियाज टुडे। ठीक है, जो कि आज हमें बहुत बड़ा इसका ये दिखता है, ब्रॉड स्कोप, ब्रॉड एरिया दिखता है। तो ये कंट्रीब्यूटर्स जो कि इनको इस्टेब्लिश करने के लिए, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी साइड की बात कर रहे हैं। दूसरा साइड आपका क्या है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की, किस तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा कीमोथेरेपी में होता है, बायोलॉजी में होता है, इम्यूनोलॉजी में होता है एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स में भी होता है। ठीक है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं ना। तो एक तरीके से बहुत बड़ा यह माइक्रोबायोलॉजी में आपका 2 साइड में फोकस हो चुका था, 2 साइड में हमारे ब्लॉक डिवाइड हो गए थे। तो देखिए पहला आता है इसमें जोसेफ लिस्टर का नाम आता है। जोसेफ लिस्टर जो थे उन्होंने क्या करा, सर्जरी करते थे वो। ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, साफ साफ बता देता हूँ कि वो क्या करते थे, सर्जरी करते थे। तो उनको बेनिफिट हुआ किससे, जब उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया एनेस्थीसिया से, है ना, एनेस्थीसिया से उनका इंट्रोडक्शन हुआ। या मैं बताऊं कि जब पहले मेडिकल जो होता था, तो मतलब एनेस्थीसिया नाम जैसी चीज़ नहीं होती थी। तो हम क्या होते, लोगों को बिना बेहोश करके चीड़ फाड़ काटना पाटना करते थे, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जब इंट्रोडक्शन हुआ एनेस्थीसिया का 1840 में, तब क्या हुआ, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते, किसी ऑपरेशन को तेज़ी से कर सकते थे, क्योंकि लोग करवाना भी नहीं चाहते थे कोई भी किसी प्रकार का ऑपरेशन। वो उस बीमारी को सहने को तैयार थे, लेकिन चीड़ फाड़ अपने साथ नहीं करवाना चाहते थे। तो एक तरीके से बढ़ गया। ठीक है, लॉन्गर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, और उनका धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइम इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया।
तो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस रिमेंड अ सीरियस कंसर्न, ठीक है। पोस्ट इन्फेक्शियस जो होता था ना, जो सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शंस होता था सर्जरी के बाद, तो वो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न बना पड़ा था। तो वही आए जोसेफ लिस्टर ने क्या करा, 1827 टू 1912 की बात है। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने सेप्सिस कुड ऑल्सो भी रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द एक्सपोज टिश्यू। तो सेप्सिस क्या होता था, सेप्सिस किसके वजह से होता था, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता था ना, वो आपके एक्सपोज टिश्यू में होता था, वो एक्सपोज टिश्यू में। तो वो क्या था, ही प्रिवेंटेड माइक्रोब्स फ्रॉम द इन्फेक्टिंग वाउंड विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक। उन्होंने सोचा कि हमें कहीं ना कहीं ये जो वाउंड्स है, ये घाव है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक के माध्यम से हम उसको इन्फेक्शन से, मतलब आगे होने वाले इन्फेक्शन से हम उसे रोक सकते हैं, पोस्ट इन्फेक्शन से हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने कार्बोलिक एसिड लिया, ठीक है, उन्हें कार्बोलिक एसिड एंटीसेप्टिक के अकॉर्डिंग एज ए एंटीसेप्टिक लिया। तो ये लिखा है ही सोक्ड बैंडेज, उन्होंने बैंडेज को सोक्ड करा कार्बोलिक एसिड में, और उसके बाद उन्होंने एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करा। जब उन्होंने वाउंड को जब ड्रेस करना था टू सेट ऑन अ पेशेंट में, तो वो उन्होंने क्या करा, वाइल ही डिड नॉट यूज एंटीसेप्टिक टू अनदर सेट ऑफ पेशेंट, और एक में क्या करा, उन्होंने एंटीसेप्टिक का यूज़ नहीं करा, ठीक है। एक पेशेंट में कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करके उन्हें वाउंड करा, सॉरी ड्रेसिंग करी उनकी, और दूसरे को बिना एंटीसेप्टिक लगाए ड्रेसिंग करी। देन क्या देखने को मिलता है कि दोनों पेशेंट जो है हु हैड जो पेशेंट जो रिसीव करा था, मतलब एंटीसेप्टिक रिसीव करा था ट्रीटमेंट में, वो जल्दी रिकवर कर जाता है, और जिसे नहीं एंटीसेप्टिक दिया जाता है देन वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट, वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस का शिकार हो जाता है, उसको वहाँ पे घाव बन जाता है, जख्म और गहरा हो जाता है। तो देन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यूज़ करा कार्बोलिक एसिड को स्प्रे करके इन एडिशन टू डायरेक्ट एप्लीकेशन एंड ऑल्सो हीट स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्जरी, ठीक है। तो तब से उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, उन्होंने कार्बोलिक एसिड को स्प्रे करके जो भी आपका ड्रेस करने के लिए, या फिर कॉटन हो गया, कॉटन में आपका भिगा के देन उसके बाद करते, और जिससे चीर फाड़ करा जाता था ना, उसको क्या कर देते, सबसे पहले उसको हीट कर देते ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए। स्टेरलाइज यानी उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया ना चिपका हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो बैक्टीरिया इंटर कैसे करते हैं, वो आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी पे तो वो बैक्टीरिया चिपके हो सकते हैं। तो उसको क्या करना हो, स्टेरलाइज करने के लिए क्या करना हो, उसको हीट एक स्पेसिफिक हीट देनी होगी, जिसमें क्या हो, वो पूरी तरीके से स्टेरलाइज हो जाए, इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज हो जाए, उस पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो। तो यही अप्रोच जो है एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा, है ना, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। इंसिडेंस ऑफ द पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस वेंट डाउन रिमार्कबली एवर सिंस, ठीक है। इससे पहले हमने पोस्ट इन्फेक्शन में, सर्जिकल इन्फेक्शन में ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा था। तो दिस वाज द इनडायरेक्ट एविडेंस स्टैब्लिश द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डिजीज, ठीक है। और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एविडेंस मिल गया कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रोबायोलॉजी में जो ये ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिजीज के काज हो जाते हैं, डिजीज के कॉजेटिव एजेंट होते हैं, है ना। तो लिस्टर को क्रेडिट दिया जाता है असेप्टिक टेक्निक्स के, उनके असेप्टिक टेक्निक्स जो हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर हिज वर्क, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शियस अबाउट 37 ईयर आफ्टर द ही इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कार्बोलिक एसिड। अब जो क्या हुआ, 27 साल बीत जाने के बाद कार्बोलिक एसिड है। फिर आते हैं पॉल एहलिच, पॉल एहलिच जो है 1854 से 1915 तक रहते हैं, जो कि वो ब्रेस्लाव कहाँ पे, पोलैंड में है। तो वहाँ के थे, ये मेडिकल डॉक्टर थे। ये क्या थे, इंटरेस्टेड थे केमिकल डाई में, किससे, रिएक्ट कराने में, स्पेशली विद ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन से रिएक्ट कराने के लिए इंटरेस्टेड रहते थे वो, और टिश्यूज़ के भी, है ना, टिश्यूज़ हो गए, सेल हो गए। तो उन्होंने जब शुरुआत करी टेस्टिंग की, थर्मो नहीं है, थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके, तो उनका क्या एम था, उनका एम था कि जो मैजिक बुलेट डेट अ केमिकल डेट वुड स्पेशली किल पैथोजेंस एंड लीव द होस्ट सेल इंटैक्ट, ठीक है। वो मतलब चाहते थे कि एक स्पेशली एक बुलेट हो, या मैं बोलूँ गोली यानी कैप्सूल, या फिर मैं मेडिसिन कहूँ, वो जो कि पैथोजेंस को किल कर सके और होस्ट सेल को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दे। तो उस चीज़ की वो खोज कर रहे थे। तो वो क्या करते थे, वो सर्टेन डाइज को क्या करते थे, स्टेन करते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वो देखते थे कि एनिमल सेल में मतलब वो ऑब्जर्व करते थे, suggested that some chemicals might selectively kill the microorganism and not the host cell। तो वो selectively बहुत सारे
स्ट्रेन को डाई को यूज़ करते थे ना, तो उनमें से एक देखा गया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल कर रहा था लेकिन होस्ट सेल को किल नहीं कर रहा था। तो मैं 1880 से बात करूँ, 1896 में कोच लेबोरेटरी में लेटर बिकम फाउंडर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, और बाद में वो क्या हुए, फाउंडर भी बन गए और डायरेक्टर भी बन गए। तो विच इट इज डेडिकेटेड द सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, और उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी क्या डेडिकेट कर दी केमिकल कंपाउंड्स बनाने में। तो उन्होंने क्या सिंथेसाइज करा, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सच कंपाउंड को सिंथेसाइज करा इन 1909 में। सिंथेसिस उन्होंने जो उनका 606 कंपाउंड जो था वो था आपका डाईहाइड्रोक्सी डाई एमिनो एर्जेनोबेंजीन था और डाइक्लोराइड, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है, डाईहाइड्रोक्सी डाई एनोमो एर्सेनोबेंजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड। तो ये पूरा का पूरा नाम है जिसको उन्होंने सेल्वरिन रखा, सेल्वर्सन, ठीक है, सेल्वर्सन। तो ये याद रखिएगा, ये सेल्वर्सन, ये पूरा का पूरा आपको नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सेल्वर्सन भी याद रखते हैं। तो सेल्वर्सन का बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे देखिए क्या है, बोथ सेल्वर्सन एंड न्यू सेल्वर्सन जो है विच वाज द 914th कंपाउंड, जो आपका न्यू सेल्वर्सन जो था 914th कंपाउंड था जो कि इफेक्टिव था किसके अगेंस्ट, सिफिल्स आपका जो बैक्टीरिया होता है तो उस पर इफेक्टिव था ये। और उसका जो 418th कंपाउंड जो था आर्सेनोफेनाइल और ग्लिसाइन, आर्सेनोफेनाइल ग्लिसाइन जो था, जो कि क्या था, फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट स्लीपिंग सिकनेस, जो कि किसी लोगों को क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, नींद आने की बीमारी होती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखा। एरलिच ने क्वाइन करा टर्म कीमोथेरेपी को उन्होंने टर्म को क्वाइन करा। देन उसके बाद क्या देखने को मिला, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, एली मेचनिकोव इन 908 फॉर देयर वर्क ऑन एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट टॉक्सिन, ठीक है, किस तरीके से ये इन टॉक्सिन्स के विरुद्ध हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ मेडिसिन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका हमें नाम बिल्कुल सम्मान पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि ये इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है आज के लाइफ में, अगर इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता तो शायद ही हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते थे। तो अगला आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा, ये स्कॉटिश फिजिशियन थे जो कि लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में वर्क करते थे। ये वर्क किस पे कर रहे थे, तो ये इनका नाम है स्टेफाइलोकस औरस एंड ऑब्जर्व दैट द प्लेट्स दैट कंटामिनेटेड विद अ माउल्ड, ठीक है, वो माउल्ड के साथ जो कंटामिनेट कर गया, स्टेफाइलोकोकस ये एक बैक्टीरिया होगा जो कि कंटामिनेट हो गया, मिल गया जाके किसके साथ, माउल्ड के साथ मिल गया। माउल्ड क्या होता है, आपका फंगस होता है, ठीक है। तो अराउंड द माउल्ड वाज द जोन ऑफ द क्लियरेंस, जहाँ पे वो गिरा वो माउल्ड से, तो वो उस जगह पे क्या देखा कि क्लियरेंस मिला किसका, स्टेफाइलोकोकस जो था आपका वॉज अनेबल टू ग्रो, वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा था। स्टेफाइलोकोकस क्या था आपका, स्टेफाइलोकोकस आपका बैक्टीरिया था, ठीक है। और वो किसके अराउंड गिर गया था, वो फंगस आपका क्या था, फंगस आपका माउल्ड था, ठीक है, ब्रेड माउल्ड हो या कोई भी माउल्ड हो, तो माउल्ड के साथ कंटामिनेट होने के कारण वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि ये जो माउल्ड जो था, पेनिसिलियम नोटेटम जो था, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि उन्होंने कल्टीवेट करा था पेनिसिलियम नोटेटम को इन ब्रोथ में डाल के उनको एडेड ड्रॉप ऑफ दिस ब्रोथ एंड कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस को कल्चर करने की कोशिश करी पेनिसिलियम नोटेटम में। तो उन्होंने क्या करा, द कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस डिसइंटीग्रेटेड, वो क्या हुआ कि स्टेफाइलोकोकस जो था वो डिसइंटीग्रेट यानी टूटने लगा, वो वायरस क्या हो, टूटने लगा। ही ऑल्सो फाउंड दैट अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाज ऑल्सो ससेप्टेबल टू द माउल्ड, ठीक है। उन्होंने जो कल्चर करा था ना स्टेफाइलोकोकस को, जो कि इंटीग्रेट हो गया, तो उन्होंने और भी क्या फाउंड करा कि जो अदर साइड में वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था जो कि सस्टेबल था माउंड में। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं एंटीबायोटिक्स में, वो बाद में पढ़ेंगे, वैसे पहले जानकारी नहीं देना चाहिए, पहले मुझे ये पूरा बता देना चाहिए। तो जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग इन्फर्ड करते हैं, क्या बताते हैं, डेट पेनिसिलियम वाज प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंसेस डेट इनहेबिटेटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, पेनिसिलियम क्या करते हैं, जो कि सब्सटेंस जो प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, वो इनहेबिटेट करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनहेबिटेट करता है ना। पेनिसिलियम जो प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं वो ग्रोथ को रोकता है, जो कि पेनिसिलियम क्या वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। अब वो कौन सा सब्सटेंस है, तो देखिए उन्होंने उस सब्सटेंस को पेनिसिलिन नाम दिया, क्या नाम दिया, पेनिसिलिन, बट वाज अनेबल टू प्योरीफाई इट।
वो पेनिसिलिन को प्योरीफाई नहीं कर पाए, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन वो प्योरीफाई नहीं कर पाए। तो दिस रिपोर्ट वो हिज वर्क अफेक्टेड द अटेंशन ऑफ द साइंटिफिक वर्ल्ड 10 years लेटर। और वो क्या हुआ, यही वर्क जो था अट्रैक्ट करा 10 साल के जो बाद किन्हें, H.W. फ्लोरे और ई चैन, हाँ ई चैन और H.W. फ्लोरे जो थे, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कम अक्रॉस इस वर्क, ठीक है, इस काम को करने के लिए आए। उन्होंने क्या करना था कि उन्हें पेनिसिलिन को प्योरीफाई करना था और कंडक्ट करना था केमिकल ट्रायल, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मिरेकल ड्रग, ठीक है। और उन्होंने किया भी, यही काम करा कि उन्होंने बहुत सारे केमिकल ट्रायल्स किए, देन उसके बाद उन्होंने एक मिरेकल ड्रग की खोज कर ली। फ्लोरे और चैन की बात करें तो उन्होंने रिसीव करा नोबेल प्राइज़ इन 1945 में, उन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव करा। उसके बाद आता है सैलमन वॉक्समैन की बात आती है। तो सैलमन वॉक्समैन क्या थे, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। वो कहाँ पे जन्मे थे, यूक्रेन में जन्मे थे और जाके मूव्ड हो गए, यानी माइग्रेट कर गए यूनाइटेड स्टेट में, हाँ 1910 में। तो ही अलॉन्ग विथ हिज को वर्कर, और वो अपने को वर्कर के साथ थे जिनका नाम था को वर्कर्स एट रुटगर्स यूनिवर्सिटी में न्यू जर्सी, वो शो कर रहे थे क्या, वेरियस बैक्टीरिया ऑफ द एक्टिनोमोसाइट्स ग्रुप। एक्टिनोमोसाइट्स के जो ग्रुप के जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने डिफरेंट ग्रुप के बैक्टीरिया को शो कर रहे थे। देन उन्होंने प्रोड्यूस करा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो क्या हुआ, ही क्वाइंड द टर्म एंटीबायोटिक, उन्होंने एक टर्म और बढ़ा दिया और इस खोज को आगे बढ़ा दिया एंटीबायोटिक नाम देके, हाँ। तो 1941 में उन्होंने एक्टिनोमाइसिन, नहीं एक्टिनोमाइसिन भी आपका एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, एक्टिनोमाइसिस हो गया, एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट विच इज हैड बीन आइसोलेटेड, और कुछ सिमिलर प्रोडक्ट है जो कि आइसोलेट करे गए। सिमिलर प्रोडक्ट है किसके, पेनिसिलिन के सिमिलर प्रोडक्ट है। ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी बैक्टीरिया को किल करता है, पेनिसिलिन भी आपके बैक्टीरिया को किल करता है। तो उन्होंने डिस्कवर, फिर और आगे फर्दर उन्होंने क्या डिस्कवर करा, स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर करा, विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस जो आपका बैक्टीरियम है, उससे उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करा, कब, 1943 में। तो यानी प्रूव हो जाता है टू बी अनदर वंडर ड्रग, बिकॉज अनलाइक पेनिसिलिन, या पेनिसिलिन को हटा दें तो पेनिसिलिन के अलावा भी हमने कुछ वंडर ड्रग को खोजा, चमत्कारी दवाओं को खोजा। तो ये एंटीबायोटिक क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक था एक्टिनोमाइसिन, जो आपका किससे ऑब्टेन करा गया, एक्टिनोमाइसिट से, ठीक है, जो कि ब्रॉड ड्रग स्पेक्ट्रम रखते हैं अपने साथ, ठीक है। उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, ब्रॉड ड्रग स्पेक्ट्रम है उनका। फिर उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन लेड द मेजॉरिटी ऑफ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका मेजर ब्रेक थ्रू ले आया किसमें, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस आपका क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस कौन सी बैक्टीरिया होती है आपकी, बैसिलस, सॉरी ये क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा, हाँ माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्लोसिस, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए। तो इन द सेम डेकेड, इसी सेम डेकेड में क्या है, नियोमाइसिन भी ढूंढा गया, क्लोरेमफेनिकोल, फिर उसके बाद आ गया कोलोटेट्रासाइलिन, ठीक है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो है, जो कि ऑल्सो आइसोलेटेड बाय वॉक्समैन एंड अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खोज वगैरह की गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैचिंग है, मैचिंग को आप देख लीजिए कि रोबोट कोच ने क्या करा था, रोबोट कोच ने क्या ढूंढा था, तो रोबोट कोच ने आपके पेनिसिलिन को ढूंढा था, है सही है ये बात, जी हाँ, ठीक है। रोबोट कोच ने पेनिसिलिन को ढूंढा था कि जोसेफ लिस्टर ने, यहाँ पे आते हैं, फिर से आते हैं पॉल एहलिच, ठीक है, पॉल एहलिच आए यहाँ पे आए, फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। फिर आते हैं फैनी हेज ने क्या करा था, अगर मीडियम, है ना, अगर मीडियम को ढूंढा था। फिर उसके आता है बेंजरनिक ने क्या करा था, एजिटोबैक्टर को ढूंढा था, ठीक है। उसके बाद आता है पॉल एहलिच ने क्या करा था, सेलवर्सन आपका बहुत बड़ा केमिकल कंपाउंड था जिसका आप नाम देख सकते हैं पीछे। उसके बाद आता है जोसेफ लिस्टर का नाम, तो जोसेफ लिस्टर को कौन भूल सकता है, जिन्होंने एंटीसेप्टिक दिया था, है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्योर कल्चर को ढूंढा था। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमें समझनी थी, समझ गए हम। उसके बाद ट्रू फॉल्स आता है, तो ये ट्रू फॉल्स देख लीजिए फटाफट। ट्रू फॉल्स में क्या बताया गया है कि माइक्रोबियल वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय
एंटन वैन ल्यूनहुक। तो ये क्या आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है? तो सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एंटन वैन ल्यूनहुक ने क्या करा था, आपका आपका माइक्रोस्कोप का खोज करा था। तो माइक्रोस्कोप का जब एक बार खोज हो गया तो देन माइक्रोबियल वर्ल्ड में तहलका समझ गया, बहुत सारी डिस्कवरीज होने लगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि द वैक्सीन फ्रॉम द एटेन्यूएटेड कल्चर ऑफ वायलेंट बैक्टीरिया वाज डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर। तो ये क्या सही है? ये जो एटेन्यूएटेड कल्चर जो था ऑफ वायलेंट बैक्टीरिया का, तो ये डेवलप किया गया वैक्सीन के लिए लुईस पास्चर के थ्रू। तो बिल्कुल सही है, ये जवाब बिल्कुल सही है। आप पीछे मैंने बताया था ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट करा था। तो बिल्कुल सही है। अगला है द फाउंडेशन ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज लेट डाउन बाय कोच, ठीक है। जब फाउंडेशन ऑफ जर्म थ्योरी जो है, जो कि किन के द्वारा किया है? कोच के द्वारा किया गया। कि ये सही है गलत है? तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन जो है आपका कोच के ही द्वारा रखा गया था, है ना, जर्म थ्योरी का। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कोच पोस्टुलेट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन एवरी डिजीज एनिमल एंड हेल्दी एनिमल। तो ये क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है जी। ऐसा नहीं बताया है कि हर डिजीज्ड एनिमल जो है, जो कि प्रेजेंट होता है हेल्दी एनिमल में भी। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन एवरी डिजीज्ड एनिमल एंड हेल्दी एनिमल। हेल्दी एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है ना। हेल्दी एनिमल क्यों है? क्योंकि भाई उसके पास डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है, देन वो हेल्दी है ना। तो ये गलत तरीके से बताया गया है इस पोस्टुलेट को। तो ये क्या है? आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। और अगला है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमने सभी साइंटिस्टों को लगभग कवर कर लिया। हमने शुरू से यहाँ पे रोबोट कोच से स्टार्ट करा, रोबोट कोच से फिर हमने यहाँ पे एली मैचनिकोव के बारे में पढ़ा, सर्जाई मार्सिनस बेंजरनिक के बारे में पढ़ा, सर्जाई विनोग्रेडस्की के बारे में पढ़ा, एली मैचनिकोव के बारे में पढ़ा, फिर ट्रू फॉल्स की 20th सेंचुरी में की शुरुआत में देखिए जोसेफ लिस्टर के बारे में पढ़ा, पॉल एहलिच के बारे में पढ़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा। तो ये साइंटिस्ट, और यहाँ पे सेलमन वॉक्समैन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जो आपकी डिस्कवरीज है वो इन इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट द्वारा हुआ है। तो आप इन साइंटिस्ट के वर्क को बिल्कुल एक कहानी की तरह बिल्कुल याद रख सकते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना भी चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज है जो कि आज के समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके इम्पोर्टेंस को, इनकी जो डिस्कवरी है, इनको हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों की खोज की है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। थर्ड पार्ट भी आएगा इसका, जिसमें हम कवर करेंगे कौन सा टॉपिक? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे, ठीक है। और आपको कुछ जानकारी या आपको किसी चीज़ें के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आपको कोई स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम क्लोज है। और ये वैसे भी वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए तैयार करा है जो कि अभी ग्रेजुएशन में आने वाले हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप लोगों के लिए समय कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो भी ला सकूँ, जिसका एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो ये किताब ख़त्म होने से पहले पहले मैं सोचूंगा, मतलब धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो भी आए, जिससे आपको मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थर्ड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।